नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 18 के जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं उसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें से वर्तमान में किसे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल जो राइट है उस पर प्राथमिकता प्राप्त है। तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39 का ख तथा अनुच्छेद 39 का ग। इसमें जो उल्लेखित किया गया है नीति निर्देशक के सिद्धांत उसे मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। जैसा कि अनुच्छेद 39 ख है, इसके अंतर्गत जो है साथियों सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण और साथ ही साथ इस प्रकार का जितना भी सार्वजनिक हित है उसका सर्वोत्तम साधन हो सके इसका जिक्र किया गया है 39 ख के अंतर्गत। और यह 39 ग जो है दोस्तों उसके अंतर्गत धन का समान वितरण से संबंधित जो जिक्र है जो बातें हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। आत्मनिर्भर हस्तशिल्प योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। हस्तशिल्प योजना की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यह आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगर जितने भी कारीगर हैं उनके लिए यह योजना जो है इसे शुरू किया है। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल जो स्थिति है सिचुएशन है उसका पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो यह किया जाता है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न को फिर से समझेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जामिनेशन में आने वाला प्रश्न है। कह ये रहा है दोस्तों कि इसमें से पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसके पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है दोस्तों? तो यह किया जाता है संबंधित जितने भी जो भी राज्य के संबंधित राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य जो है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जो है वह संशोधित किया गया है अथवा निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। 41वां संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करें जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अवकाश ग्रहण की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 वर्ष की निर्धारित पहले थी, उसको 62 वर्ष किया गया है। ठीक है, यह 41वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। अगर हम 43वां संविधान संशोधन की बात करें तो वह 1978 में किया गया था और इसके अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यह हमारा ऑप्शन प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। तो इस अभियान का नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ऑपरेशन अगर हम कावेरी की बात करेंगे दोस्तों तो यह ऑपरेशन कावेरी जो है वह सूडान में जो यात्री फंसे थे भारतीय, सूडान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। वारसा किस देश की राजधानी हुई। तो वारसा जो है दोस्तों वह पोलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। इसके अलावा फिलीपींस की अगर हम बात करें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाती है, मनीला। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है और नीदरलैंड की राजधानी जो है दोस्तों एम्स्टर्डम। ठीक है,
एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स की राजधानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? किस देश की समाचार एजेंसी को क्योडो के नाम से जाना जाता है? तो यह है दोस्तों जापान। जापान की जो समाचार एजेंसी है उसे क्योडो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा इटली की जो समाचार एजेंसी है उसे अंसा कहा जाता है, ठीक है, उसे अंसा कहते हैं। इसके अलावा फ्रांस की जो समाचार एजेंसी है उसे AFP के नाम से जाना जाता है और मिस्र की जो समाचार एजेंसी है उसे मेना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है दोस्तों? सभी जानते हैं हमिंग बर्ड, जिसको हिंदी में भिनभिनाता हुआ पक्षी कहा जाता है। और यह दोस्तों सबसे क्या होता है, छोटा पक्षी होता है, ठीक है। कीवी न्यूजीलैंड का पक्षी है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का डोडो पक्षी है जो क्या है अभी विलुप्त हो गया है। और एमू जो है वह दोस्तों जो उड़ नहीं सकता है इस प्रकार का पक्षी है। कीवी भी जो दोस्तों नहीं उड़ने वाला है, ठीक है, नहीं उड़ने वाला पक्षी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गौरैया की अगर हम बात करेंगे तो यह बिहार का है, ठीक है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? सबसे पहले भारत पर आक्रमण पूछा गया किसके द्वारा किया गया? तो फारस के द्वारा किया गया था। यह आपका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी अरब, ठीक है। अरब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हुआ था कि 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के ईरान में सेनापति जो अल हज्जाज था उसके भतीजा और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया था, तो वह अरब था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 11। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था या कब हुआ था? तो इसका गठन 1906 में किया गया था। और 1907 में दोस्तों मुस्लिम लीग का संविधान कराची में तैयार किया गया था। 1908 में दोस्तों संविधान के अनुसार 1908 में इसका मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1908 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, 1908 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो जानते हैं भूकंप की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए, या भूकंप जो आई है वह कितनी तीव्रता से आई है उसको पता लगाने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। फैदोमीटर का यूज़ दोस्तों समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 13। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, कब लड़ी गई थी? तो तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था। इसके अलावा 1526 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, है ना, प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 14। अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? सबसे ज़्यादा जल का स्रोत कहाँ पे पाया गया है, किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा, है ना। भारत में जल स्रोतों की गणना के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तालाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगर हम बात करेंगे तो तालाब से जो अगर जल स्रोतों की अगर बात करें तो वहाँ पे 59.5% जल है। जलाशय की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए
जलाशय की बात करें तो यहाँ पे 12.1% है। ठीक है, इसके अलावा टैग की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे 15.7% है, जबकि झील में दोस्तों 0.9% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तालाब हुआ। प्रश्न संख्या 15, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। उससे पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हुआ करती थी और इसी को चेंज करके मतदान करने की 21 वर्ष हुआ करती थी और इसी को चेंज करके मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है वह 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? देखिए, कह रहा है कि ग्रह की बात कह रहा है कि पृथ्वी के हिसाब से सबसे निकटतम दूरी के हिसाब से सबसे निकटतम कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका शुक्र दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र की अगर हम बात करेंगे तो यह सबसे गर्म ग्रह भी है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन 88 दिन में करता है। और साथ ही साथ अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, अरुण आपका तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न संख्या 17, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। कुल 10 गुरु हुए थे सिखों के, उसमें गुरु गोविंद जो थे अंतिम गुरु थे, अंतिम थे और 10वें थे। और इनका जन्म दोस्तों 1666 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उनका जन्म स्थान है वहाँ पे वर्तमान में पटना साहिब गुरुद्वारा बनाया गया हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी और इसी प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया था। खालसा पंथ की स्थापना यानी कि उसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? देखिए, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व की बात कर रहा है और पटना में कह रहा है। ठीक है, तो यह किया गया था अंबिका कांत सिंह के द्वारा। साइमन कमीशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में शुरू किया गया, चंपारण और सारण में शुरू किया गया था। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों कि 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार के पटना में के संबंध में पूछा गया है, किस नेता ने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी अंबिका कांत सिंह। याद रखेंगे, VVI आपका प्रश्न साबित हो सकता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। 20वां नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? किस लिए साथियों? बौद्ध विहार के लिए। अलग अलग जगह से बौद्ध भिक्षुक अथवा बौद्ध फॉलोअर जो है आते थे नॉलेज ग्रहण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उसी के हिसाब से बौद्ध विहार के कारण जो है यहाँ का नाम पड़ा था बिहार। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान शुद्ध पिटक और विनय पिटक की जो है रचना हुई थी। प्रश्न संख्या 21, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। भारत पाक का जब युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके बाद 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को दोस्तों बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी, एक नया राष्ट्र बना था, नया देश बना था। प्रश्न संख्या 22, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपको तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, पिनाक है। पिनाक क्या है दोस्तों? अगर हम बात करें पिनाक की तो पिनाक जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है,
सागरिक समुद्र से छोड़े जाने वाली एक क्रूज मिसाइल है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1965 से साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक है, जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों आलमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। इसमें आर्देशीर ईरानी निर्देशित फिल्म थी आलमारा और यह दोस्तों 1931 में बनी थी। यह पहली बोलती फिल्म है जिसकी अभिनेत्री अगर हम एक्ट्रेस की बात करें तो यह जुबेदा बेगम थी। जुबेदा बेगम इसकी पहली एक्ट्रेस हुई थी, ठीक है। इसके अलावा भारत में हिंदी का पहला फिल्म 1913 में बना था जो कि राजा हरिश्चंद्र थी। और भारत में दादा साहेब फाल्के का भारतीय फिल्म के जनक के रूप में इन्हें दादा साहेब फाल्के को माना जाता है और इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप जो है वह आपका मणिपुरी है। मणिपुर राज्य का यह राजकीय नृत्य है, ठीक है, क्लासिकल डांस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 27। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इसकी स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? किस सम्मेलन के अंतर्गत जो है साथियों IMF की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी के आधार पर उसी के सम्मेलन के कारण आधार के हिसाब से अगर करेंगे तो इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तो यह दोस्तों एक अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, ठीक है। तो इसके कारण अगर हम बात करें IMF की तो यह दोस्तों IMF का मुख्यालय आपको जिनेवा में हो जाएगा, ठीक है। IMF का मुख्यालय IMF का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह पुरस्कार दिया गया था स्वांतो पावे को यह सम्मान दिया गया था 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से। स्वांतो पावे की हम बात करें तो यह स्टॉकहोम स्वीडन की रहने वाली हैं जिन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 29। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी अथवा किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना यानी कि ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल 169 के अनुसार या इसके अंतर्गत दोस्तों विधान परिषद की स्थापना अथवा समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 31। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो दोस्तों तानसेन जो है वो अकबर के दरबार के संगीतज्ञ हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। इनका नाम था दोस्तों रामतनु पांडे, ठीक है। वह जो थे अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय जो है वह बाल गंगाधर तिलक को प्रदान है। उग्र राष्ट्रवाद के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय चरण जो था 1905 से लेकर 1919, ठीक है, इसे उग्र विचारधारा का काल के रूप में जाना जाता है अथवा
माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा रहने तक। यह अनुच्छेद 75 के सब आर्टिकल, अनुच्छेद 75 के है ना सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत कहा गया है। इसके अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी। कहाँ से होकर बहती थी? मगध से होकर के। गंगा और सोन जैसी जो नदियाँ थी वो प्राचीन भारत में एंसेंट हिस्ट्री में महाजनपद मगध से होकर बहती थी। प्रश्न संख्या 35। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? डुरंड लाइन की अगर हम बात करें तो यह दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। भारत और चीन के बीच दोस्तों मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य। भारत पाकिस्तान के मध्य अगर हम बात करें तो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा खींचा गया है और इसके बीच दोस्तों है वह डुरंड लाइन खींचा गया है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई है वह दोस्तों रेड क्लिफ लाइन है और यह सर रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। एक अध्यारोपित सीमा है, कोई ऐसा नहीं था, इनके द्वारा खींच दिया गया था और उसे ही मान लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाती है? तो यह दोस्तों गतिहीन स्फीति होती है। क्या होता है? कंडीशन क्या होता है, इसे समझने की ज़रूरत है। क्या कह रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें स्फीति हो और साथ ही साथ क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन हो, बेरोजगारी की स्थिति हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, तो उसे दोस्तों गतिहीन स्फीति कहा जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में मंदी होती है और मुद्रा स्फीति दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे मुद्रा अपस्फीति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 37। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल बादशाह जो है वह बाबर, उनकी मृत्यु दोस्तों आगरा में हुई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी और उसे आगरा में दफनाया गया और दोबारा उसे काबुल में दफनाया गया था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा हुआ करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों इसमें कुल जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी आपको 11 खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा खो खो की अगर हम बात करें, खो खो, बेसबॉल, ठीक है, यहाँ पे आपको 9 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को डेशमंड टूटू और दलाई लामा इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसको दोस्तों इसके लेखक भी दलाई लामा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपको नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 41। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था दोस्तों सावज, और यह क्या था? एक एशियाई शेर था, एशियाई शेर था, इसी का नाम था दोस्तों सावज। और इसे जो है गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में इसे शुभंकर के रूप में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 42। सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या कितनी है? ऐसा अगर हम बात करें तो 18 वर्ष ही है। कोई भी आप अगर आप वोट करना चाहते हैं किसी में भी, चाहे पंचायत हो, लोकसभा हो, राज्यसभा, किसी भी चुनाव में अगर आप वोट करते हैं तो इसके लिए न्यूनतम जो है वह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 1857 प्रश्न संख्या 43। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल जो था
वह लॉर्ड कैनिंग था। 1800 जब 57 का विद्रोह हुआ था उस दौरान जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी थे, उनका कार्यकाल 1848 से लेके 1856 तक था। साथ ही साथ हम कैनिंग की अगर बात करेंगे तो इनका कार्यकाल 1856 से लेके 62 तक था। इसके अलावा लॉर्ड मेयो जो थे उनका कार्यकाल जो है 1869 से लेके 72 तक था। ठीक है, और रिपन का कार्य 80 से लेकर 1880 से लेके आपको 84 तक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन रहा है। बुद्ध की पहली मूर्ति महायान शाखा के अंतर्गत बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इस पुस्तक को मेघनाथ देसाई ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के नींदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? यह उपकरण है दोस्तों नभमित्र। इसे इसरो के द्वारा मछुआरों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। भारत ने पानी के अंदर बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए निराक्षी नामक जो है एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन को लॉन्च किया है। ठीक है, यह निराक्षी क्या है दोस्तों? जो पानी के अंदर जो है वो बारूदी सुरंगों को पता लगाएगी, और ये क्या है? निराक्षी नामक एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है। ठीक है, यही निराक्षी। यह भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 47। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो यह है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली वह केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको सुषमा स्वराज और दूसरी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन बना है, यानी कि नया देश कौन बना है? तो क्रोएशिया बना है। ठीक है, यूरो मुद्रा को क्रोएशिया जो है उन्होंने अपनाया है, और ऐसा करने वाला वो 20वां देश बन गया है। यूरोपीय संघ के 20 देशों की एक आधिकारिक ऑफिशियल करेंसी है, आधिकारिक मुद्रा है। प्रश्न संख्या 49। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित क्षेत्र है। कहाँ पे दोस्तों? तो यह 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है यह स्थित एक क्षेत्र है, उसे हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 50। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी, जिसका मुख्यालय मनीला में है, उसने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? देखिए, कह रहा है कि भारत और जो एडीबी है वह मिला है, और साथ ही साथ दोनों ने मिलकर क्या किया है? एक जलवायु परिवर्तन करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के बारे में ऐसा उन्होंने घोषणा किया है। तो पूछा गया है कि स्थापना करेंगे कहाँ पे करेंगे दोस्तों? जो इसकी स्थापना दिल्ली में की जाएगी। ठीक है, भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में क्या खोला जाएगा? भारत का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव। इसे हम लोगों ने कई बार एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा हुआ है, और आपको पिछले कई सारे वीडियो में इसे पढ़ाया भी जा चुका है। तो अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपके प्रश्न बार बार रिवाइज होते जाते हैं और आपकी तैयारी और बेहतर होती जाती है। तो वीडियो को पूरा हमेशा देखेंगे। किसी भी अगर टेस्ट को, किसी भी सेट को अगर आप उठाते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। उससे क्या होता है कि आपकी सेट की कंप्लीट तैयारी हो जाती है, और वह प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो वहाँ से आप उसे आसानी से कर पाते हैं, और वो भी सही। प्रश्न संख्या 52। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होता है? तो होता क्या है कि दोनों को जब अगर आप प्रेशर से चिपकाएंगे
तो दाब होगा, और दाब जब अधिक हो जाएगा तो बर्फ़ का गलना यानी कि गलना पिघलना क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है ना कि दाब अधिक होने से, जब आप दो टुकड़ों को आपस में दबाइएगा, चिपकाइएगा, तो क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने से बर्फ़ का गलना कम हो जाएगा, तो वहीं गलना घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है। इसका कलर जो है दोस्तों सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके रूप में मैग्नीशियम झरने में तथा मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्री जल में यह पाया जाता है। प्रश्न संख्या 54, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है, जब वह ऊपर जाता रहता है। नीचे आएगा तो कम महसूस होगा। तो क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि वहाँ पे वायु का दाब जो है वह घट जाता है और क्या हो जाता है, गुब्बारा फट जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा, कौन सा कलर बनता है। तो दोस्तों सफ़ेद कलर का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। जब माध्यम में टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ ही साथ प्रकाश की गति जो है वह दोस्तों वैसी ही रहती है, प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 58, रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है। रडार का यूज दोस्तों जहाज़ों, वायुयान आदि को ढूंढने, साथ ही साथ मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। उसे दोस्तों मृतजीवी कहा जाता है। पोषण का वह प्रोसेस होता है, वह प्रणाली होती है जिसमें जीव जो है किसी मृत एवं विघटित यानी कि सड़ा गला है ना जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो उसे दोस्तों मृतजीवी पोषण प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। दोस्तों पारा की अगर हम बात करेंगे, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पारा जो है वह ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है। ठीक है, सुचालक होता है। प्रश्न संख्या 61, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है वह दोस्तों है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। ठीक है, यह नीला थोथा का रासायनिक फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 62, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व की हम बात करें तो वह 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में आप गौर करेंगे यहाँ पे अधिकतम कह रहा है, न्यूनतम नहीं कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, नाभिक की द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर ठीक है क्या होती है। तो यह दोस्तों आपको नाभिक में न्यूक्लियन जो होती है उसकी संख्या पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि नाभिक में जो द्रव्यमान संख्या होती है वह नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जितनी न्यूक्लियनों की संख्या होगी है ना उस वही इसकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या होगी। कहने का मतलब यह होता है, इसीलिए न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 64, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है। तो इसे दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। कह क्या रहा है कि वे आयन वैसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, परमाणु संख्या समान रहेगी इसमें
और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न रहेगी। वहीं संभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो अलग अलग डिफिनीशंस होते हैं। कई सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, कई सारे तो नहीं, एकाध प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो परिभाषा पर यानी कि डिफिनीशन पे आधारित होते हैं, और वह अगर आपको याद रहता है, समझते हैं, तो वहाँ से आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है कि वायु में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 78% के बराबर होता है। ठीक है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है 21% के पास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह दोस्तों 0.03% के आसपास होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो वह सब मिला के कई सारी गैसें होती हैं, जैसे 0.7% अन्य गैसें होती है, तो उनको मिला करके उसी में यह हाइड्रोजन भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में कौन जो है यह कठोरतम धातु है। इनमें से कौन सा जो है वह कठोरतम धातु है। तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम। ठीक है। विश्व में सबसे कठोर पदार्थ जो है वह आपको हीरा को माना जाता है। सोना जो है इसकी तन्यता जो है वह बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है पूछा गया है कि इसका जो नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग जो होता है वह सेंटर कहाँ है, नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो यह दोस्तों कशेरुक रज्जु में होता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। याद रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। यहाँ पे जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसका नियंत्रण केंद्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। निम्न में कौन एक मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया गेहूं है। यह गेहूं का किस्म या प्रकार है। तो यह है दोस्तों ट्रिटिकेल, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी के दौरान प्रयोगशाला में स्कॉटलैंड और जर्मनी ने ट्रिटिकल गेहूं और राई के संकर को बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है, हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शंस करती है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बाइड की पतली परत बन सके, COCO3 की पतली परत जो है वह बन सके। तो यह दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, इसके खाने योग्य भाग कौन सा है। दोस्तों पुष्प क्रम को खाया जाता है इसके अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। फूल गोभी आप देखते होंगे तो उसका ऊपर का जो भाग रहता है पुष्प रहता है, फूल रहता है उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद, वही खाया जाता है, तो वो पुष्प क्रम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। पोलियो ड्रॉप ओरल की अगर बात कर रहा है, ठीक है, वैक्सीन अलग हो गया, ओरल की बात कह रहा है, इसके खोजकर्ता कौन थे। इसके खोजकर्ता दोस्तों अल्बर्ट साबिन थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पोलियो के टीका की अगर बात करेंगे तो इस टीका की खोज किया गया था जॉन ई साल के द्वारा, इन्होंने पोलियो के टीका का खोज किया था। प्रश्न संख्या 72। अब विषाणु में क्या होता है। विषाणु में दोस्तों क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु की खोज की अगर बात करेंगे तो रूस के वैज्ञानिक इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि रूस के वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1892 में विषाणु की खोज की थी। विषाणु की प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसीलिए आपने सुना होगा कि विषाणु को सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है। तो यह पैर में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपिज कहते हैं। प्रश्न संख्या 74। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। किसके लिए दोस्तों, रासायनिक सूत्र जो है वो H2SO4 है, तो यह आपको सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों को सम्राट के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, जो कि सेट नंबर 18 का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि आलू किस कुल से संबंधित है। आलू किस कुल का पौधा है दोस्तों, तो यह है सोलेनेसी कुल का। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका सेट नंबर 8 आपका 18 कंप्लीट हुआ। मिलेंगे आपसे अगले सेट में, सेट नंबर 19, 20, 21, 22, 23 और 24 सेट के में। तो कितना सेट बच गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेट रह गए। तो अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का सेट भी चलाया जा रहा है। कुछ दिन से उसमें कोई एक सेट भी कंटिन्यू नहीं किया गया था, ब्रेक हो गया था। तो आगे इसे कंटिन्यू रखा जाएगा। आप ज़रूर जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।